जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज है ना हम मॉड्यूल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर है हमारा 10 और ये है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है जी? देखो कैपिटल क्या होता है? सरमाया है। क्या है? सरमाया है कि वो जो सरमाया हमने अपने एक पूरे के पूरे बिज़नेस के अंदर लगाया हुआ है, वो पैसे जो हमने अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब वो जो हम पैसा लेके आते हैं ना, वो कहाँ से लेके आते हैं? ज़ाहिर है वो कहीं न कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से लेके आते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना, वो जो हमारा कैपिटल बना होता है ना, वो कैपिटल होता है इंटरनल फैक्टर से भी हो सकता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफ़िट हो रहा होता है कंपनी में, वो इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे हम लेते हैं। या रिटेन अर्निंग जो हम कर रहे होते हैं, वो भी हम तसव्वुर करते हैं कि वो भी हमारा क्या है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल है। लेकिन अगर हम जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर सरमाया लेके आ रहे हैं बाहर से, यानी एक्सटर्नल सोर्स से, तो एक्सटर्नल सोर्स के अंदर ना 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट वगैरह की सूरत में, ठीक है? अब ये जो आप सरमाया लेके आए हो अपने बिज़नेस के अंदर, क्या ये जो सरमाया है, इस सरमाए के ऊपर आपने कोई ना कोई आपने रिटर्न देना है? जी हाँ, हमने कोई ना कोई रिटर्न देना होता है। वो जो रिटर्न आप उनको दे रहे होते हो, किसको भला? या आप इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक वगैरह जहाँ से लोन डेट लिया होता है आप लोगों ने, उनको एज़ अ इंटरेस्ट, या फिर आपने जो शेयर इश्यू किए होते हैं, ठीक है? उन शेयर की सूरत में आपने जो डिविडेंड देना होता है, वो डिविडेंड वो उनके लिए, यानी कि बैंक वगैरह के लिए जिन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है, या शेयर होल्डर जिन्होंने आपसे शेयर खरीदे हुए हैं, उनके लिए तो वो एक रिटर्न है। लेकिन कंपनी के लिए वो एज़ अ कॉस्ट तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि हमने कंपनी के प्रॉफ़िट वगैरह में से ही उनको जो है वो उनका डिविडेंड और जो डेट वगैरह बॉन्ड्स होते हैं, उसकी सूरत में हमने इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने अब यही चीज़ें मालूम करनी है कि वो जो डो बॉन्ड्स वगैरह हमने लिए होते हैं, डेट वगैरह, उनके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, ठीक है? वो कॉस्ट कितनी है जो हमने उनको पे करना है। तो इस चीज़ को इवैल्यूएशन का नाम जो है ना, वो हम इसमें सारे का सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल 2 तरह से बना होता है, मैंने पहले भी बताया। डेट वगैरह की सूरत में आपने सरमाया लिया होता है, या शेयर की सूरत में, तो वो जो शेयर होते हैं उनकी सूरत में कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर होंगे, और वो डिविडेंड की सूरत में आप जो है वो दे रहे होते हो, पूरी की पूरी आपकी जो है वो कॉस्ट लग रही होती है, वो उसको कॉस्ट तस्वर किया जाता है। तो सिंपल लफ्ज़ों में बात ये है कि आपका जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना और डेट या बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में इंटरेस्ट देना, आपका देना जो है वो आप उनका जो रिक्वायर्ड रेट होगा ना, वो जो आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं रेट उसके ऊपर, तो वो उनके लिए रिटर्न है, लेकिन आपके लिए वो एक कॉस्ट पड़ेगी। एक कॉस्ट है, वो आपके लिए एक एक्सपेंस के तौर पे आप उसको अदा करोगे, ठीक है? तो ये जो कॉस्ट है ना, वो आपका दरअसल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, आपके शेयर होल्डर का या वो डेट बॉन्ड होल्डर का, जो आपको दे के पैसे जो है वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हुए जिन्होंने, तो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप आर जो मालूम करोगे, दरअसल वो आपके लिए एक कॉस्ट होगी, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो टाइप ऑफ कैपिटल कितने तरह के होते हैं जी? जो हमारा पूरे का पूरा कैपिटल बना होता है ना, वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होती है इक्विटी, ठीक है? जिसको आपने कॉमन शेयर या बॉन्ड्स, जो कॉमन शेयर होते हैं और प्रेफर्ड शेयर होते हैं, उसकी सूरत में आपने शेयर को इश्यू किया होता है। और दूसरा होता है डेट। डेट जो होता है वो लोन, बॉन्ड्स वगैरह जो है ना, वो आप लेते हो, तो उस सूरत में जो है वो बोरो करते हो आप लोग मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों वगैरह से ये उधार लेते हो, तो उसके ऊपर भी आपकी जो है वो आपका सरमाया जो है वो कैपिटल जो है वो बन रहा होता है, ठीक है? तो आपने सरमाया 2 तरह से, एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये दोनों के दोनों, इक्विटी, डेट वगैरह जो है ना, इनके थ्रू। अब वो डेट के अंदर ये भी कह सकता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज़ आर इंक्लूड, मुरूज़ी बन सकती है, इक्विटी, कॉमन शेयर, डेट, ऑल ऑफ दीज़। तो भई सारे होंगे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है इक्विटी और डेट पूछे और कोई दरमियान में इनके अंदर मौजूद सब कैटेगरी की जो चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटी के अंदर कॉमन शेयर होता है और प्रीफर्ड शेयर होता है, और जो डेट है आपका, डेट के अंदर बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है? बोरो करते हो आप चीज़ें, तो उनके भी नाम लिख सकता है, वो डेट भी अकेला ही लिख सकता है, डेट के साथ डिबेंचर भी लिख सकता है, बॉन्ड्स वगैरह भी लिख सकता है, या इक्विटी लिख सकता है, कॉमन शेयर लिख सकता है, प्रीफर्ड शेयर लिख सकता है। सारी की सारी ये चीज़ें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जहाँ से हम फाइनेंसिंग करते हैं, अपना कैपिटल जो है ना उसको बनाते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, ताकि हमारी जो है वो कंपनी वगैरह को हम चलाएँ। तो इस तरह से ये जो दोनों की दोनों टाइप्स हैं ना, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, इसके अंदर इक्विटी और डेट शामिल है। उसके बाद हमारे पास जो मैंने पहले भी बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद है कि हमारे पास अब कैपिटल जो है ना, वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है शेयर और एक होता है बॉन्ड की सूरत में। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसके ऊपर आपके जो शेयर होल्डर है उन वो डिविडेंड, और आपके जो बॉन्ड्स और या फिर आपने लोन वगैरह जो लिए हुए होता है, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट दे रहे होते हो, वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना उनका, शेयर होल्डर का, या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको उधार वगैरह बोरो देते हैं, बॉन्ड्स लेते हो, लोन लोन लेते हो आप लोग,
उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपके लिए दरअसल एक कॉस्ट होती है। आप उसको अगर परसेंटेज को जो उन्होंने आपसे लेके जाने हैं पैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड की सूरत में, उसको अगर आप मालूम कर लेते हो, यानी कि उनका रेट ऑफ रिटर्न अगर आज आप मालूम कर रहे हो, तो दरअसल आप आज की अपनी कॉस्ट मालूम कर रहे हो, ठीक है? तो ये कॉस्ट जो है ना, दरअसल उसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का नाम दोगे। और ये किस परसेंटेज के ऊपर मालूम किया जाता है? ये कोई भी मार्केट के अंदर जो उस कंपनी, उस तरह की कंपनी होती है कोई भी है, ठीक है? तो उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो वहाँ पे ले रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ठीक है, मैंने भी ना इनको इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो देना है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी इतनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आप दूसरे नंबर पे ये देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी मौजूद होती है, कि अगर वो आप जो है वो उनसे अगर वो ले रहे हो लोन या बॉन्ड्स या जो भी आपने लिए हैं, शेयर की सूरत में आपने उनसे जो फाइनेंसिंग करवाई है, तो उसके ऊपर उनके लिए, यानी कि वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था उनका, वो जो है वो अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखते हुए अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर ला के वो बता सकते हैं कि भाई हमने इतना आपको रेट लेना है। तो वो या तो मार्केट में देखेंगे कि वो कितना रिक्वायर्ड ऑफ रेट चल रहा है, या वो देखेंगे कि अगर हम इस कंपनी को नहीं देते लोन या बॉन्ड्स, तो दूसरी कंपनी हमें कितना अपॉर्चुनिटी दे रही है कि उसके ऊपर हम इतना इंटरेस्ट वहाँ से ले सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड भी रख के वो आपका अपना एक जो है वो कायम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये है कि अदर बेंचमार्क्स के दूसरे मुख्तलिफ तरह के जो चीज़ें हैं ना, हालात वाक़यात को देखते हुए आप मुख्तलिफ तरह की 5-6 कंपनियाँ उठाते हैं उसी तरह की, उन पे देखते हो कि वहाँ पे आपने किस एवरेज के साथ जो है ना वो लोन या बॉन्ड इशू किए हुए थे, शेयर इशू किए हुए थे, और कितना इंटरेस्ट या फिर जो डिविडेंड की सूरत में डिविडेंड जो है वो कितने परसेंट आपने वहाँ से लिया होगा, तो उसी को एवरेज निकाल के आप इस कंपनी के लिए भी वही अपना स्टैंडर्ड जो है वो मार्क कर लेते हो कि ठीक है जी, मैंने आपसे इतना डिविडेंड या इंटरेस्ट जो है वो लेना है। अब मैं बार बार जब डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात करूँगा, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कॉस्ट हैं, क्योंकि जो डिविडेंड होता है शेयर होल्डर उनका होता है, शेयर होल्डर का होता है, ठीक है? और जो बॉन्ड वगैरह होता है वो लोन या बोरो किए हुई अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट जो है ना वो देना होता है। तो ये दोनों का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमारी कंपनी के लिए, हम एज़ अ कंपनी अब लेके चलेंगे उसको कि हमारे लिए वो एक कॉस्ट है। तो अगर हम उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आज एक फार्मूले के साथ निकाल लेते हैं, तो दरअसल हम अपना कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? जो हमने उनको पे करना है। उसके बाद आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया कि एक कैपिटल होता है, उसके अंदर ना 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है बॉन्ड डेट, यानी बॉन्ड वगैरह, लोन वगैरह बोरो करते हो आप। तो जो इक्विटी के ऊपर आप लोगों ने पे करनी होती है चीज़, कॉस्ट देनी होती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो कहलाती है। और जो बॉन्ड के ऊपर आप लोग दोगे, तो वो होगी कॉस्ट ऑफ डेट वगैरह, ठीक है? यानी कि जो डेट और इक्विटी जो है ना, यानी कि को डेट के ऊपर जो आप लोगों ने रिक्वायर्ड रेट जो होगा उसका, वो कॉस्ट ऑफ डेट कहलाएगा। और जो इक्विटी यानी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा ना, उनके लिए वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगा। तो दरअसल हमारा जो सरमाया था ना पूरे का पूरा, उसकी कॉस्ट से मुराद दो चीज़ों की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट और डेट की कॉस्ट है, ठीक है? तो ये हमने मालूम करनी है अब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है जी। ये जो हमारी इक्विटी है ना, उसके ऊपर हम कैसे कॉस्ट मालूम करेंगे। तो इक्विटी के अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक होती है कॉमन स्टॉक और दूसरा होता है प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक की पहले भी हमने डिस्कशन की है बहुत सारे मॉड्यूल्स में, उनकी खसूसियात भी पढ़ चुके हैं आप लोग मॉड्यूल नंबर 4 में। उनका पता होता है आपको इनकी क्या-क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है? और इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं? प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है वो एक फ़िक्स्ड डिविडेंड दे रहा होता है, ठीक है? और ये जो है वो, इसका फार्मूला हमने V इज़ इक्वल टू डी और R, ये हमने पढ़ा था मॉड्यूल नंबर 4 में। लेकिन यहाँ पे हमने V की जगह पे P लिख देना है, और D ओवर R जो है ना, R दरअसल हमारी कॉस्ट है, तो R को हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है और बाकी सारी अमाउंटों को हमने दाएँ तरफ रखना है। जब हम R की मालूम कर लेंगे चीज़ें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कॉस्ट है। आगे जाके तफ़सील में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जो फार्मूले हमने सारे के सारे मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़े थे ना, बॉन्ड्स के, इक्विटी मालूम करने के, शेयर होल्डर के, और हमने कहा था जो कॉमन शेयर होल्डर थे ना, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो हमने मालूम की थी, हमने एक जीडीपी जमा करवाई थी, वो सारी की सारी जो टोटल थी ना वो इसी बेस पे थी, ठीक है? कि हमने वहाँ पे वी मालूम किया था, लेकिन यहाँ पे हम उन फार्मूलाज़ को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि वही तो हमने मालूम करना है परसेंटेज। बाकी चीज़ें जो है ना, वी भी हमें दी होगी, जो कि वी अब की बार हमने किसके बराबर ले लेनी है? पी के बराबर, क्योंकि हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो है ना वो उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना, वो हम मालूम करने जा रहे होते हैं।
तो कॉमन स्टॉक जो आता है ना, उसके भी फार्मूले वहाँ पे थे। वन स्टेज नो ग्रोथ मॉडल का भी था, ठीक है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल का भी था, और स्टेज इन ग्रोथ मॉडल का भी था। तो वही सारे फार्मूलों को हमने दोबारा से एडजस्ट करके लेफ्ट साइड पे ले जाना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसने ये चीज़ें टच की हैं, समझाई हैं थोड़ी सी। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन वो मॉड्यूल नंबर 4 में बता भी चुका है, दिखा भी चुका है। तो आप लोगों को उन फार्मूलों का एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कैसे मालूम करनी है सारी चीज़ें। जो यहाँ पे फार्मूले दिए होंगे स्लाइड में, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा और समझा भी दूंगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी डेट। डेट जो है, डेट उधार लेते हो आप लोग, दरअसल वो होते हैं बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, लोन लेते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स होते हैं, और भी मुख्तलिफ तरह की ना सकूक होता है। ये मुख्तलिफ किस्में होती हैं आपके बॉन्ड्स डेट की, ये सारी की सारी चौथे मॉड्यूल में पढ़ सके हो, एक बार आप लोगों ने वहाँ से भी गो थ्रू कर लेना है। तो उसके बाद इन डेट को ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहा जाता है, कि इनके ऊपर एक फिक्स जो है ना वो आप लोगों ने इन मतलब कि रिटर्न देना होता है, ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है, डेट होते हैं जो ये बॉन्ड्स डेट वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो है वो अब ये भी मरूजी आ सकती है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी आर कार्ड, इक्विटी, डेट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, या फिर वो कह देता है कि इस तरह की और भी चीज़ें जो है वो डाल देगा। तो ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये बीच में कोई शेयर होल्डर डाल देगा, एक्सेप्ट भी पूछ सकता है कि सारी तो डेट की किस्में हैं, माँ सिवाय कॉमन शेयर होल्डर के, वो इस तरह के क्या देगा। तो इस तरह से आप लोगों ने बड़े चौकस होकर ना इस सारी चीज़ों को देखते हुए जाना है। तो डेट के ऊपर भी निकालेंगे, उसके ऊपर भी। अब ये बात है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकालनी है ना, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई बॉन्ड या शेयर आप इशू करते हो ना, तो वो जब इशू किया जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में वो 100 रुपये का इशू हुआ है, ठीक है। अगर वो 3 साल के बाद अपनी मेच्योरिटी वैल्यू को पहुंच जाता है और उस वक्त उसकी प्राइस मार्केट में 130 चल रही है, तो 100 की बजाय वो जो 130 है ना, आपने अब उसको 130 के ऊपर प्राइस जो है ना उसके ऊपर लेके चलना है, ना कि आपने उसको जो है वो पहले वाली जो 100 रुपये की अमाउंट थी उसके ऊपर लेके चलोगे, नहीं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उसी के ऊपर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करनी है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या मुराद है, कैपिटल में दो चीज़ें हैं, इक्विटी और डेट। यानी डेट की भी आप जो है वो जब आप कॉस्ट निकालोगे वो भी करंट मार्केट प्राइस पे निकालोगे, और जो इक्विटी है यानी कॉमन शेयर होल्डर है या फिर वो प्रीफर्ड शेयर होल्डर होंगे, उनकी कॉस्ट भी आप जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे निकालोगे, और इसको पी से जाहिर किया जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो अब ये देख लो कि इसको निकालने के लिए अभी एक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि हाँ जी, एक तो ये बात है कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो क्या होती है वो भी बताता हूँ। वो ये है कि अगर तो आप लोगों के पास है दो चीज़ों की वेट सेम है, क्या है, वेट सेम है। मिसाल के तौर पे 1 किलो चीनी, 1 किलो घी, एक की कीमत अलग है, दूसरी की अलग है। तो अगर वेट सेम हो गया तो आप लोगों ने दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि एग्जैक्ट ठीक होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 किलो चीनी, 1 किलो घी हो जाए और कीमत भी मुख्तलिफ हो, तो कीमत तो बेशक वो पहले भी मुख्तलिफ हो तो कोई मसला नहीं है, वेट का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर वेट इक्वल हो गया तो सिंपल आप दोनों चीज़ों को ऐड करके मजमूआ बटा तादाद करोगे तो एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अब वेट मुख्तलिफ हो गया तो फिर आप लोगों ने ये जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग सिंपल वाला जो एवरेज वाला फिर आप मालूम करोगे। इस वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, उसको आप फार्मूले को यूज़ करते हुए आप उसकी कॉस्ट मालूम करोगे। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच इन टोटल कैपिटल। तो अब ये वैक क्या बताता है कि वो जो हमने जो शेयर था हमारा, ठीक है, या फिर वो जो डेट था, उसकी कितनी कितनी परसेंटेज और कितनी कितनी जो है वो कॉस्ट की परसेंटेज, ये जो आपने ली है, वो दोनों की परसेंटेज को यानी कि परसेंटेज ऑफ इक्विटी ज़रबे कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे हम। इसी तरह परसेंटेज ऑफ डेट ज़रबे कॉस्ट ऑफ डेट करेंगे हम, और ज़रब दे देंगे हम डेट को 1 माइनस टैक्स रेट से, जो कि हमारा शील्ड होगा। क्या होगा? शील्ड होगा। यानी कि हमारे जो है ना वो बताता हूँ मैं शील्ड क्या होता है फिर आगे जाके। तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट जो होता है ना वो कैलकुलेट की जाती है, उनकी टोटल कैपिटल के अंदर कितनी-कितनी परसेंटेज ऐड हुई थी और कितनी-कितनी परसेंटेज कॉस्ट की ऐड हुई थी, तब जाके हमें जो है वो वैक मिलता है। उसका एक फ़ॉर्मूला भी है, वैक क्यों मालूम किया जाता है? वो इसीलिए मालूम किया जाता है ताकि हम अपने उस कॉस्ट जो है ना हमारी, चाहे वो इक्विटी की हो, चाहे वो डेट की हो, उसको हम निकाल सकें कि हमने कम से कम कितना अर्न करना है कि हम अपने उन शेयर होल्डर या फिर वो जो बॉन्ड देने वाले होते हैं हमारे जो, ठीक है, बॉन्ड प्रोवाइडर होते हैं हमें, या वो जो डेट प्रोवाइडर होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हमने कितने परसेंट जो है ना वो मतलब रिटर्न देना है, जिसका मतलब हमें
कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम जो वैक को मालूम करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि कम से कम हमने इतना एवरेज कमाएंगे, इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हम अपने उन शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड और डेट बॉन्ड देने वालों को एज अ इंटरेस्ट जो है वो हम अपनी उस कॉस्ट को अदा कर पाएंगे। तो ये इसलिए हम मालूम करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 5 रुपये है फॉर एग्जांपल, ज़र परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितने परसेंट ऐड हुई थी, 3 रुपये या फॉर एग्जांपल 4 था। तो ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होंगी ना, कि वेट भी मुख्तलिफ होगा उसका, जैसे चीनी का, और प्राइस भी मुख्तलिफ है। तो ये दोनों चीज़ें उसको शो करती हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, उसकी जगह पे प्राइस भी आ सकती है उसकी, और परसेंटेज की जगह पे जो है वो उसका वेट भी आ सकता है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है ना, इसी तरह दोनों एक दूसरे को शो कर रही होते हैं। तो ज़हन में ये फार्मूला अच्छे से बिठा लो। आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, आप लोग बताई होगी आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी है। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और परसेंटेज ऑफ इक्विटी जो है ना वो भी परसेंटेज में अगर दी होगी, तो उसको पहले आप लोगों ने परसेंटेज से हटा लेना है। फॉर एग्जाम्पल 25% का जो अगर आप परसेंटेज खत्म करोगे तो 0.25 बन रहा है। तो इस तरह 0.25 करके उसको भी आप इसी तरह ख़त्म करके परसेंटेज वगैरह में अगर दी होगी, तो सिंपल पहले उन दोनों चीज़ों को ज़रब दे लोगे इक्विटी वाले को। देने के बाद फिर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट जो दी होगी वो, और परसेंटेज ऑफ डेट जो दी होगी वो, उन दोनों को भी दे लेना है ज़रब। जब ज़रब दे लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने उन दोनों चीज़ों को जो डेट की सूरत में आएंगी उनको पहले ज़रब देना है 1 प्लस टैक्स रेट दिया होगा। आप लोगों को क्या दिया होगा, टैक्स रेट दिया होगा, जो कि आप लोगों का ना टैक्स शील्ड कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपने अब बॉन्ड अपने पास रखा हुआ है ना, तो उसकी अमाउंट अगर आप इंटरेस्ट पे ना करते तो आपके पास एक काफ़ी बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट मौजूद होता। तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों को बचत होती। आप लोगों की सॉरी आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़नी थी, क्योंकि आप लोगों ने जो इंटरेस्ट देना था ना वो भी अपने पास ही रखा हुआ है, और पूरी होल अमाउंट के ऊपर आप लोगों का जो प्रॉफिट था ना उसके ऊपर आप लोगों का टैक्स रेट लगना था, और वो बहुत बड़ी अमाउंट में आपका पैसा जो था वो जाना था। लेकिन अगर आप टैक्स जो है ना उससे बचना चाहते हो, तो वो किस सूरत में बचोगे, कि आप जो है ना पहले अपने बॉन्ड होल्डर जो है ना, या वो जिन्होंने आपको डेट दिया हुआ है, उनको आप क्या दे देते हो, इंटरेस्ट पे कर देते हो। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया था मेरे पास टोटल प्रॉफिट, उसमें से मेरा 5 लाख रुपया जो है ना वो इंटरेस्ट जाना था। तो अब मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जो अपना इंटरेस्ट भी पास रखूँगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इनकम भी पास रखूँगा, सारी की सारी प्रॉफिट को 10 लाख के ऊपर मैं अपने पास अमाउंट रखूँगा। तो मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का क्या है, मुझे टैक्स पड़ना है, ठीक है, इसके ऊपर। तो उससे बेहतर ये है कि भाई मैं उनका इंटरेस्ट जो है ना वो पहले पे कर दूँ। इंटरेस्ट देने के बाद अब मेरे पास रह गया 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपये के ऊपर मुझे 50,000 रुपया जो है ना वो अब टैक्स पड़ रहा होगा। तो इस तरह से जब आप डेट वगैरह की सूरत में कॉस्ट पे कर देते हो, मतलब इंटरेस्ट दे देते हो, तो उस वक़्त आपको एक सेविंग होती है टैक्स की। उस सेविंग को आप 100 वन स वन वन से मुराद है यहाँ पे 100% में से कितना टैक्स रेट आपको बचेगा, वो अमाउंट भी दी होगी उन्होंने टैक्स रेट की। तो 1 माइनस उसमें से जो भी आप परसेंटेज जो टैक्स की आपको बचेगी, दी होगा आपने टैक्स रेट, वो निकाल दोगे, तो जो आपके पास सेविंग हो जाएगी, वो आपकी जो है वो टैक्स शील्ड कहलाता है, यानी कि उसने आपको बचा लिया, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन का ये तरीकाकार है कि पहले आपने कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना उसको ज़रब देना होता है परसेंटेज ऑफ डेट के साथ। देने के बाद फिर दोबारा ज़रब देना है उसको 1 माइनस टैक्स रेट की जो भी अमाउंट दी होगी उसको कैलकुलेशन करने के बाद। जब इन तीनों को नीचे वाली चीज़ को जमा ज़रब ज़रब कर लोगे, तो उस चीज़ को फिर आप लोगों ने बाद में जाके ऐड करना है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रब परसेंटेज इक्विटी का जवाब आया होगा उसके साथ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए सारे का सारा, ठीक है। तो अब ये बताता है कि अगर आप इस तरह से ना एक फार्मूला दिया हुआ है उसने यहाँ पे पूरी टेबल के अंदर शीट पे, तो देख लो यहाँ पे टाइप ऑफ इक्विटी क्या टाइप ऑफ कैपिटल दिया हुआ है उसने, कि आप जो है ना वो कैपिटल जो ले रहे होते हो, पहली दो चीज़ें जो है ना कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक, ये तो इक्विटी के है, इक्विटी के सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। और नीचे वाले लोन बॉन्ड्स और लीज वगैरह जो है ना ये हमारे डेट फाइनेंसिंग है। तो इस तरह से आपने अमाउंट जो दी हुई है ना यहाँ पे, ये देखो 30,000, 20,000, 10,000, 1,50,000, तो ये सारे के सारे आपको अमाउंट आई है, आपने जो है वो यहाँ से अमाउंट को लिया है, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में दी हुई है, यहाँ पे देख लो मुख्तलिफ तरह की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आ रही है ना, इसको इसके साथ ज़रब दो, ज़रब दो, ज़रब दो, ज़रब दो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 1,51,000 आ गया। और अमाउंट जो थी ना आपने टोटल जो फाइनेंस करवाई थी डेट और इक्विटी से, फाइनेंसिस सोर्सेज से, वो 80,000 थी। तो अब एवरेज अगर आपने वेटेड एवरेज निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी आई है वो दाएं तरफ पूरे का पूरा कॉलम जो आ रहा था वो डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी आपने ली थी जब परसेंटेज नहीं लगी हुई थी उसकी कॉस्ट की। तो उस वक्त मतलब ये कि ये वाली जो अमाउंट है ना, इस वाली अमाउंट को आप लोग कहोगे कि ये मेरी टोटल
फाइनेंसिंग अमाउंट है जो मैंने फाइनेंस करवाई थी, ठीक है, उसके बाद आपकी उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा, और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टोटल अमाउंट 1,51,000 आई है ना, वो तो ऊपर रखनी है टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट जो परसेंटेज के साथ ज़रब देने के बाद आई थी वो, और तकसीम कर देंगे आप टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ, तो वो जो जवाब आएगा वो आपका इस तरह से आएगा। उस जवाब को 100 के साथ दोबारा ज़रब दोगे तो ये तकरीबन वैक की अमाउंट 18,875% आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर क्या डिसाइड करोगे आप, ये क्या बता रहे हैं आपको 18,75 क्या है। वो कहता है अगर तो कंपनी अर्न कर रही है 18,875% टोटल अपने इंटायर कैपिटल के ऊपर, जो कि उसने 80,000 रुपया जो है वो क्या करवाया था, फाइनेंस किया था मुख्तलिफ तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज से, यानी कि इक्विटी और डेट वगैरह से। तो वो कहता है कि फिर आपकी कंपनी इस काबिल हो जाएगी कि वो कैपिटल जो है ना होल्डर, उनको अब उनका जो रिटर्न है ना, यानी आपके लिए जो कॉस्ट है ना, वो आप पे करने के काबिल हो जाओगे। अगर आप 18,75 रुपये इनकम कर रहे हो, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो किसके ऊपर, 80,000 के ऊपर, या उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो आप इस काबिल हो कि आप अपने उन शेयर होल्डर और जो डेट देने वाले हैं उनको इंटरेस्ट जो है ना वो पे करने के काबिल हो जाओगे। अगर 18 इशारिये से कम किया तो फिर आप लोगों के नुकसान है, आप इस काबिल नहीं हो कि आप उनको जो है वो उनका रिटर्न, यानी अपनी जो कॉस्ट है वो आप पे करो, ठीक है। तो ये बताता है वो एट लीस्ट इक्वल टू 18,75 जो है ना वो करोगे तो बात बनेगी, या उससे ज़्यादा हो या उसके कम से कम बराबर हो, तो आप इस काबिल हैं कि आप अपनी कॉस्ट को अदा कर पाओ। तो अब देखते हैं हम कि हमने देखा था कि जो को हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर थे ना, उनके अंदर आ रही थी कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक, दो चीज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक है ना, उसकी हम मालूम करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि जो प्रीफर्ड स्टॉक है ना, उसकी खसूसियत हम चौथे मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो प्रीफर्ड स्टॉक होता है ना, उनकी दो चीज़ों के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। उनकी दो चीज़ों पे प्रेफरेंसेस दी जाती है। नंबर एक, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उस वक्त प्रीफर्ड जो स्टॉक्स शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। नंबर दो, जब भी आपकी कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है, आपको दिवालिया नहीं कर रहा है, या आप अपनी कंपनी को वाइंड अप करने जा रहे हो, तो उस वक्त भी आप जो है वो सारी चीज़ें जब बेच के, मशीन गाड़ी वगैरह सारा कुछ, ज़मीन बंगला जो भी था उसके अंदर, सारा कुछ बेच के जब आप सारों को लेनदारियाँ देनदारियाँ दे रहे होंगे, तो प्रीफर्ड स्टॉक जो होंगे उनको आप सबसे पहले जो है उनकी अमाउंट जो है तो ये वो एग्जैक्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद आगे इसका फार्मूला क्या था, देखो बच्चों, जो फार्मूले हमने चौथे मॉड्यूल में पढ़े थे ना, सेम वही सारे फार्मूले यहाँ पे हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमने वी यानी वैल्यू ऑफ जो प्रीफर्ड स्टॉक था वो निकाली थी ना, जिसको हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम दिया था, यहाँ पे हम उस वी की जगह पे सिर्फ पी लगा लेंगे। और वहाँ पे हमने वी इज़ इक्वल टू डी ओवर आर किया था ना जहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दरअसल निकालनी है कॉस्ट, वैल्यू नहीं, कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट जो है ना, उससे मुराद हमने कहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारे शेयर होल्डर या डेट वाले जो बंदे होते हैं उनको इंटरेस्ट की सूरत में जा रहा होता है, वो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो उनका होता है ना, वो हमारे लिए एज अ कॉस्ट होता है। तो उस कॉस्ट को यानी आर की अमाउंट लेफ्ट साइड पे हम रख लेंगे, इस तरह से इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे कि दाएं तरफ जो है ना वो हमारी बाकी सारी अमाउंटें आ रही हों, और यहाँ पे जो वी था ना, वी की जगह पे हमने पी लगा देना है। तो अगर वी इज़ इक्वल टू डी ओवर आर को मैं देखूँ, तो मैं आर को यहाँ पे जो तकसीम हो रहा है वो वहाँ पे वी के साथ ज़रब होगा, और वी को मैंने रिप्लेस कर देना पी के साथ, तो वो जो पी वहाँ पे आर के साथ ज़रब हो रहा होगा वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आर इज़ इक्वल टू डी ओवर पी हो जाएगा। यहाँ पे डी डी से मुराद है प्रीफर्ड डिविडेंड, ठीक है, और पी से मुराद है मार्केट प्राइस ऑफ द प्रीफर्ड स्टॉक जो चल रही है। मैंने पहले भी बताया कि हमने ये जो कॉस्ट मालूम करनी है ये करंट मार्केट प्राइस पे मालूम करनी है, ठीक है। और आर से मुराद क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया कैलकुलेशन, अब निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें आर पूछा गया होगा, डिविडेंड दिया होगा, पीवी दी होगी, तो वो कहेगा बताओ कितने परसेंट आपको जो कॉस्ट पड़ेगी अगर आप एक डिविडेंड जो है वो 5 रुपए का जो है वो मतलब कि इशू कर रहे हो, ठीक है। और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 60 रुपये चल रही है, तो मुझे उसके ऊपर जो कॉस्ट पड़ेगी वो 8,33 रुपये पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी बात होती है कि यहाँ पे ना आप 5 रुपये वाले डिविडेंड को अगर उसकी करंट मार्केट प्राइस 60 हो जाए, तो उसको जो है वो कितना परसेंट आप दोगे, 5 की बजाय वो 8,33% दोगे, ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से ये सारे का सारा जो है वो हमें आर की वैल्यू मालूम करनी होती है। बात वही है कि फार्मूले वही हैं सारे के सारे जो हमने वहाँ पे मालूम किए थे। इधर आके सिर्फ वहाँ पे जो पी था वहाँ पे, उधर तो वी था वहाँ पे पी लगा देंगे हम यहाँ पे, और वहाँ पे हमने यहाँ पे हमने आर मालूम करना है, यानी कॉस्ट मालूम करनी है, तो उसको हमने इक्वेशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमने आर की अमाउंट को लेफ्ट साइड पे रखना, और बाकी सारी चीज़ें ज़रब तकसीम माइनस पावर बटा जो भी है वो करने के बाद आपके पास दाएं तरफ जो है वो एक इक्वेशन सेट हो जाएगी। यहाँ पे जो दी हुई है वो तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए ना, बाकी जो करने वाली हुई वो मैं बता दूंगा कि कौन सी को एडजस्ट करोगे, पेपर पे लिख लेनी है चीज़ें। मेरा लेक्चर इस तरह से सुनना है कि आगे सामने
जो है वो आप लोगों की चल रहा हो लेक्चर और सामने जो है वो पेपर पड़ा हो, जो मैं चीज़ें बताऊँ उनको नोट करते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे जी अब हमने कॉमन स्टॉक का जो है ना वो मालूम करना है, कि उसके ऊपर कॉस्ट कैसे पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें पता है जो कॉमन स्टॉक होते हैं ना, उनकी हमने पहले भी चौथे मॉड्यूल में जब वैल्यूज़ मालूम की थी ना, वो हमने मालूम की थी कि 3 तरह के स्टेजेस होते हैं कॉमन स्टॉक के जो होते हैं। एक होता है ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता उनका डिविडेंड। एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे उनका, देखो ना मैंने पहले भी बताया कि हमने दरअसल जो कॉस्ट हम मालूम करनी है कॉमन स्टॉक की। तो कॉमन स्टॉक की कॉस्ट हम मालूम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? भई उनको क्या चीज़ दे रहे होते हैं हम? डिविडेंड दे रहे होते हैं ना। तो डिविडेंड ही तो हमारा, उनका जो डिविडेंड है वो हमारा कॉस्ट है। जो उनके डिविडेंड का रिक्वायर्ड रेट है वो हमारे लिए क्या बन रहा है? एक कॉस्ट है। तो इस तरह से जो डिविडेंड होता है उसकी 3 अज़म्पशन हो सकती है कि एक ऐसा डिविडेंड जो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल जो है ना वो आप सारे का सारा जो भी आपके पास प्रॉफ़िट होता है वो आप डिविडेंड के तौर पे दे देते हो। कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, ठीक है? कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, ठीक है? वहीं पे खड़ी रहेगी। हर साल जो है ना वो पहले साल ₹5 था ना प्रॉफ़िट, तो वो 5 के 5 आप लोगों ने किसको दे दिए? अपने डिविडेंड को दे दिए। तो अगले साल भी ₹5 होगा तो वो ₹5 फिर दे दोगे, अगले साल 5 होगा 5 ही दे दोगे। कंपनी में तो आप लगा ही नहीं रहे, उसका कैपिटल तो चेंज ही नहीं हो रहा। इसलिए ऐसा डिविडेंड जो कोई ग्रोथ ना कर रहा हो डिविडेंड जिसका, वो आपका नो ग्रोथ डिविडेंड कहलाता है। दूसरा होता है कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। देखो कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड ये बताता है कि आपने ना एक कांस्टेंट अमाउंट जो होती है ना, उसके साथ इंक्रीमेंट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे पहले साल 5 डिविडेंड दिया आप लोगों ने, 5% रिटेन करनी अर्निंग अर्निंग, ठीक है? तो अगले साल कितना होगा भला? 5% रिटेन करने की वजह से आपका हो जाएगा 10%। तो 10 में से अब आप लोग क्या करोगे? 5% फिर उनको दे दोगे और 5% जो है वो उधर कंपनी में भी रख लोगे और 5 5 की बजाय अब की बार 10 दे दोगे, क्योंकि प्रॉफ़िट अब की बार आपको 10 की बजाय 20 हो जाएगा ना। तो एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ जो है ना वो आपका डिविडेंड बढ़ रहा होता है, ठीक है? तो ये आपका, इसलिए इसको कांस्टेंट या गोल्डन जो ग्रोथ मॉडल है वो भी कहा जाता है। तो इसकी पॉलिसी जो है ना वो 13वें मॉड्यूल में ही मैंने समझाई है गोल्डन ग्रोथ मॉडल। वो यही कह रहा था कि कॉन्स्टेंटली जो है ना वो ग्रोथ कर रहा होता है। फिर आ जाता है ग्रोथ इन स्टेज मॉडल। सारे के सारे हम चौथे मॉड्यूल में पढ़ भी चुके हैं बच्चों, इनके असम्पशन्स वहाँ पे जाके एक बार गो थ्रू कर लोगे, गुजर जाओगे। हमने इसके बारे में पूरी की पूरी एक जीडीबी जो थी वो 5 नंबरों की वो सबमिट करवाई थी सारी, उसके अंदर यही चीज़ें एक्सप्लेन हुई थी। उसके बाद आ गया ग्रोथ इन स्टेजेस। अब देखो जो ग्रोथ इन स्टेज होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को ना एक ख़ास वक़्फ़े के अंदर आपका वो जो ग्रोथ रेट के मुताबिक डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे कि मैं क्या देता हूँ कि 2 स्टेज वाला ग्रोथ मॉडल है या 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, 6 वाला है, तो ये हमेशा याद रखनी है कि जो स्टेज इन ग्रोथ मॉडल है उसका आखिरी स्टेज होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। और पहले जो स्टेज होते हैं 1, 2, 3 वो एक ख़ास ग्रोथ रेट के साथ और ख़ास सालों के लिए जो बताए गए होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उनके साथ चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो स्टेज एंड ग्रोथ मॉडल होता है उसका लास्ट वाला जो होता है इमरूज़, या यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाई नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड? वो कहता है पहला जो मॉड्यूल था ना आपका, जो सॉरी डिविडेंड की जो थी ना assumption कि नो ग्रोथ ऑफ मॉडल है, जो उससे क्या मुराद है, वो क्यों होता है ये? वो इसीलिए होता है ना कि सारी की सारी अर्निंग जो आपने पहले साल ही आपने डिविडेंड दे दिया ना अपने सारे का सारा अपने शेयर होल्डर को, तो अगले साल भी आपको सेम अमाउंट जो है ना वो प्रॉफिट की चलती जाएगी, क्योंकि आपका जो ग्रोथ होती है ना वो तब्दील होनी होती है आपकी रिटेन अर्निंग से। तो रिटेन आप रख ही नहीं रहे थे, तो आपने पहले साल सारे का सारा डिविडेंड जो था वो दे दिया, आपकी अर्निंग प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के तौर पे दे दिया। तो अगले साल भी उतना ही डिविडेंड का प्रॉफिट जो है ना वो आपको मिलेगा, जो आपको इस साल मिला है, क्योंकि आपने रिटेन अर्निंग की नहीं थी। पहले भी ₹5000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है? अगले साल भी 5000 ही होगा, अगले साल भी 5000, तो सेम अगर ₹100 भी आपके पास प्रॉफिट आ रहा है ना, तो आने वाली आगे वाले सालों के अंदर वो 100 चलता ही चला जाएगा। उसके अंदर कोई इनक्रीज़ नहीं होगी। इनक्रीज़ सिर्फ़ उसी सूरत में होती है बच्चों, जब आप कोई ना कोई अमाउंट रिटेन करके अपनी कंपनी में और बढ़ा देते हो थोड़ी बहुत, और अगले साल फिर वो और ज़्यादा प्रॉफ़िट देती है, फिर और बढ़ाओगे तो और देगी, तो इस तरह से ये चलती रहती है। उसके बाद है व्हाई कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड? कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड क्या है? क्यों दिया जाता है? क्यों होता है ये? कैसा होता है? कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड ये होता है बच्चों कि एक ख़ास अमाउंट जो है ना, वो आप डिविडेंड को दे देते हो और एक ख़ास अमाउंट जो है वो रिटेन कर रहे होते हो। तो इस तरह एक ख़ास अमाउंट बढ़ रही होती है एज़ अ प्रॉफ़िट, और ख़ास अमाउंट जो है वो आप बढ़ा के डिविडेंड को दे रहे होते हो। तो एक कॉन्स्टेंटली एक ख़ास अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 5%, 5%, 5% जो है वो आप लोग उधर से निकाल रहे होते हो कि 10 पर, अगर देखो 1 लाख रुपए जो है प्रॉफ़िट हुआ तो उसका 5%, 20 लाख रुपए प्रॉफ़िट हुआ तो उसका 5%, 10%। तो आपकी वो जो कांस्टेंट परसेंटेज आपने फ़िक्स की होगी ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस परसेंटेज के ऊपर जो है वो आपकी अमाउंट तो चेंज हो रही होगी, लेकिन जो ग्रोथ का आप लोगों ने डिविडेंड की परसेंटेज है ना वो चेंज नहीं होगी।
अब देख लो ना कि 1 लाख रुपए के ऊपर 10% कुछ और अमाउंट बनेगी, 20 लाख के ऊपर कुछ और बनेगी, 30 लाख के ऊपर कुछ और। तो इस तरह से एक खास अमाउंट जो डिविडेंड को देने के बाद आप बाकी जो बच जाती होगी उसको एज अ रिटेन अर्निंग के तौर पे अपने बिजनेस में दोबारा लगा रहे होगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा और आपकी कंपनी जो है वो ग्रोथ करती हुई चली जा रही होगी। उसके बाद आगे आपके पास वाई क्यू ग्रोथ इन स्टेजेस, कि स्टेजेस इन ग्रोथ से क्या मुराद है। पहले भी बता चुका हूँ कि पहले 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए तो आपका जो रहता है ना, जो आपका जो ग्रोथ होती है डिविडेंड की, वो होती है फाइनाइट होती है, फाइनाइट महदूद होती है। ख़ास एक ग्रोथ रेट के ऊपर ख़ास सालों के लिए वो चल रहा होता है और एक ख़ास डिविडेंड आप दे रहे होते हो। लेकिन जो आखिरी स्टेज होता है उसके अंदर आपका वो जो सिस्टम है वो आपको इनफाइनाइट महदूद के लिए जो है ना एक डिविडेंड के तौर पे ग्रोथ रेट दे देता है और उस ग्रोथ रेट के ऊपर फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होती है स्टेज इन ग्रोथ मॉडल। लास्ट स्टेज इसका इन्फिनिटी होता है। उसके बाद आ गया जी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, अब हमने मालूम करनी है। तो ये देख लो बच्चों के पहले भी हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो प्रीफर्ड स्टॉक और नो ग्रोथ मॉडल होता है ना उसका सेम फार्मूला था, क्योंकि ये फिक्स डिविडेंड होता है इनका, हमेशा जो है ना वो सेम चलता रहता है। तो इसलिए उसका भी जो फार्मूला था जो प्रीफर्ड स्टॉक का था, इसका भी वही है, आर इज इक्वल टू डी ओवर पी। जैसे कि हमने चौथे मॉड्यूल में भी यही पढ़ा था कि हमारा जो नो ग्रोथ डिविडेंड मॉडल था उसकी भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो मालूम करने का फार्मूला, और प्रीफर्ड स्टॉक जो था उसकी भी, या प्रीफर्ड शेयर जो था उसकी भी जो मालूम करने का वैल्यू वी का जो फार्मूला था वो डी ओवर आर था, और वी इज इक्वल टू डी ओवर आर ही था जो हमारा इसका भी था। तो इसलिए जो इसके फार्मूले हैं ना वो परपेचुअल जो होता है ना बॉन्ड, उसका भी यही फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू डी ओवर पी या वी इज इक्वल टू डी ओवर आर कह लो, ये सेम ही होता है तकरीबन। तो इसलिए ये इसलिए होता है कि क्योंकि इनका ना फिक्स चलता रहता है और हमेशा हमेशा के लिए ये चलते रहते हैं। ठीक है, फिक्स होता है और हमेशा के लिए चलना होता है, इसलिए उसका ये फार्मूला होता है। उसके बाद आ गया आर से मुराद यहाँ पे क्या है भला, कॉस्ट है, डी से मुराद डिविडेंड है और पी से मुराद मार्केट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आर इज इक्वल टू डी ओवर पी, हमें डी यानी डिविडेंड भी दिया होगा इनिशियल, पी से मुराद मार्केट प्राइस भी दी होगी, और हमें आर की वैल्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड जो है ना वो आ जाएगी 10% है। इसी तरह हमारे पास बच्चों जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ का फार्मूला वहाँ पे जब था ना, वहाँ पे डी वन ओवर, वहाँ पे था आर प्लस जी, आर प्लस जी। तो हमने यहाँ पे, और वी जो था वो इज इक्वल टू डी वन ओवर आर प्लस जी था ना वहाँ पे चौथे मॉड्यूल में। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया कि हमने लेफ्ट साइड पे निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि आर हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो आर को हम जब निकालेंगे तो हम पी को वहाँ पे फिर दाएं तरफ लेके जाएंगे, यानी वी को लेके जाएंगे। तो वी को हमने यहाँ पे कहा है कि हमने करंट मार्केट प्राइस यानी पी के ऊपर हमने सारी की सारी कॉस्ट वो मालूम करनी है सारी चीज़ों की। ठीक है, कॉमन स्टॉक की भी यानी इक्विटी की कॉस्ट भी और डेट जो है ना उनकी भी। तो इस फार्मूले को अगर आप एडजस्ट करोगे ना तो आर इज इक्वल टू डी वन ओवर पी प्लस जी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे पी से मुराद है मार्केट प्राइस, जी से मुराद है ग्रोथ रेट, और डी वन से मुराद है हमारा इनिशियल डिविडेंड। और ये डी वन कैसे निकलेगा ये भी याद रखना है हमेशा कि डी जीरो इज इक्वल टू वन प्लस जी आप करोगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डी वन के। तो डी वन इज इक्वल टू डी जीरो आपको दिया होगा, यानी कि जो इनिशियल जो है ना डिविडेंड या लास्ट ईयर डिविडेंड वो आपको दिया होगा, डी जीरो दिया होगा, डी जीरो दिया होगा तो आप लोग जो है वो वन प्लस जी करके ज़रब वन प्लस जी ज़रब डी ज़ीरो करोगे, या यूँ कह लो कि डी वन इज़ इक्वल टू डी ज़ीरो इंटू वन प्लस जी आप करोगे तो आपके पास डी वन की वैल्यू आ जाएगी। डी वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप लोग, और बटे में आप करोगे मार्केट करंट प्राइस जो बताई होगी उसने प्लस जी करोगे तो आपके पास एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। उसका एक फार्मूला यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करके इस एग्जाम्पल में देखा है कि आर इज इक्वल टू डी वन बटा पी प्लस जी है। यहाँ पे उसने डी वन दिया हो तो 5.5 है, डिवाइडेड बाई पी बराबर है 50 के, प्लस ग्रोथ रेट थी उसकी 6%। तो ये सारी चीज़ों को आप जब ज़रा माइनस करने के बाद परसेंटेज में निकालोगे तो 17% आ जाएगी। ये जो यहाँ पे जी की वैल्यू 6% दी होगी ना, पहले इसको आप कन्वर्ट कर लो बगैर परसेंटेज के। वो कैसे होगी कि 0.06 बनेगा, 0.06 करके 50 के साथ आप क्या करोगे भला, पहले तो इसको तकसीम करना होता है, पता है नहीं चीज़ों के फार्मूले को, मैथ की कुछ रूल्स होते हैं। पहले 5.5 को तकसीम करोगे 50 के ऊपर, जो जवाब आएगा उसको जमा कर दोगे 0.06 में, फिर उसको 100 के साथ ज़रब दोगे तो 17% आ जाएगा। उसके बाद कॉमन स्टॉक जो होता है ना, अब आ गया जो ग्रोथ इन स्टेज वाली मॉडल होती है, इसकी भी वहाँ पे जो हमने चौथे मॉड्यूल में सारी के सारे स्टेप्स पढ़े थे जैसे मालूम करना था कि, तो वही चीज़ें होती हैं कि स्टेप वन के अंदर आप डिविडेंड की मालूम कर रहे होते हो सारी की सारी वैल्यूज़। जब डिविडेंड आप मालूम कर लेते हो डी वन डी टू डी थ्री मुख्तलिफ तरह के ईयर्स के लिए, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हो डिविडेंड की। जब प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेते हो उनका मजमू हो जाता है, उसको डिस्काउंट करते हो आप पिछले जितने भी साल आपके गए होते हैं उनके लिए। और चौथा स्टेज जो इन्फिनिटी होता है वहाँ पे आप कॉन्स्टेंट ग्रोथ फार्मूला लगा के अपनी जो है वो वैल्यू मालूम कर रहे थे वहाँ पे,
जो कॉमन शेयर की वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं मालूम करनी, वी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे पी को, फार्मूले को इस तरह से एडजस्ट करना है, और आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो दरअसल हमारी कॉस्ट है, उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे अकेले को हम ले आएंगे। बाकी सारी चीज़ों को जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को बता देता हूँ, इसका एक रूल है कि जो लेफ्ट साइड पे चीज़ जमा हो रही है वो दाएं तरफ जाके फॉर एग्जांपल माइनस हो जाएगी, जो इधर माइनस हो रही है वो वहाँ पे जाके जमा हो जाएगी, जो यहाँ तकसीम हो रही है वहाँ पे जाके ज़रब हो जाएगी, जो यहाँ ज़रब हो रही है वहाँ पे जाके तकसीम हो जाएगी, जो बटे में चीज़ होती है उसको ऊपर लेके जाओगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर दो चीज़ें जो आपस में तकसीम हो रही है उनको इन्वर्ट कर दोगे तो ऊपर पावर के साथ माइनस लग जाएगी, और वो जो 1/-n था फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो मैं इसको यूँ बताता हूँ कि अगर आपके पास है a/b की पावर n है, क्या है, a/b की पावर n है, अगर आप कर देते हो b/a तो आपकी जो पावर है ना वो 1/n हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है, क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। ये ज़हन नशीन कर लो आप लोग सारी चीज़ें। तो इस तरह से जब ये चीज़ें कन्वर्ट करते हो तो आप लोग इस तरह इक्वेशनों को इधर-उधर करोगे, तो फिर आर के एडजस्टमेंट के लिए अपने फार्मूले को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों, उसके अंदर 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल भी बताया होता है, हमने पहले भी देख चुके हैं सारे के सारे चौथे मॉड्यूल में। एक बार स्लाइड को अच्छे से गो थ्रू करना है, लेक्चर देख लेने हैं बेशक सर के वीओ वाले के, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि कैसे फार्मूला मालूम करेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मालूम होगी। ठीक है, जो स्टेज एंड ग्रोथ मॉडल होता है उसके अंदर सबसे पहले स्टेज देख लो क्या होता है कि डिस्काउंटेड करते हो आप ईच स्टेज के ऊपर डिविडेंड की अमाउंट को, यानी उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हो, और लास्ट स्टेज हमेशा क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, मरूजी आ रही है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर देते हो लास्ट स्टेज के ऊपर कांस्टेंट ग्रोथ वाला फार्मूला, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन सा था भला, कि आर इज इक्वल टू D1/P+G हो जाएगा। आर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है डिविडेंड की वैल्यू को शुड बी फर्दर, आप उसको डिस्काउंट करते हो मजीद फॉर द ईयर फ्रॉम वेयर द लास्ट स्टेज स्टार्ट, जहाँ से आपकी लास्ट स्टेज स्टार्ट हुई थी वहाँ से पीछे वाले जितने भी साल होते हैं उनके लिए आप उसकी डिस्काउंट प्राइस मालूम कर लेते हो। तो इस तरह से आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आ जाती है, और किसकी आएगी, कॉमन शेयर होल्डर की, ठीक है, कॉमन जो स्टॉक होता है ना उसकी कॉस्ट आ जाती है। अब आगे जी कॉस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक ख़ास वक्फे के लिए आप लोगों ने ना अब मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो जी, अगर आपको वो कह दिया जाता है कि 5 सालों के लिए ₹1 डिविडेंड मैं दे रहा हूँ, 3% के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे आपको पता है कि साल भी मखसूस है और हर साल एक ख़ास मकदार दे रहा है। तो यहाँ पे प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फ़ार्मूला आप लगा के वहाँ पे आर को लेफ़्ट साइड पे लेके बाकी सारी चीज़ों को जो है वो दाएँ तरफ इस तरह से एडजस्ट कर लोगे, जो मैंने रूल्स बताए हैं पहले एडजस्टमेंट के। पेपर लेके सामने जब आप करोगे ये सारी चीज़ें, मैं जो बोल रहा हूँ इसको राइट करोगे, तब जाके आप लोगों को समझ आनी है, ठीक है? तो वहाँ पे आप इस ख़ास वक़्फ़े के लिए, जो एक ख़ास स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए, इनफ़ाइनाइट महदूद मुद्दत के लिए आप लोगों को 5 सालों के लिए ₹1-1 ये परपेचुअल, हमें यही देखा था ना हमने कि हमारी एनओटी यही बता रही थी ना कि एक स्ट्रीम थी, ख़ास वक़्फ़े के लिए एक ख़ास फ़िक्स अमाउंट, ख़ास सालों के लिए, और एक रेट के ऊपर जो थी, उसके ज़रिए हम मालूम कर लेंगे हमारा कॉमन स्टॉक की स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए क्या मालूम कर लेंगे भला? वो मालूम कर लेंगे। उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ क्या है, ठीक है? तो स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए ये होता है कि आपका एक बाइंग और सेलिंग का डिफ़रेंस जो होता है ना, वो रिटर्न कहलाता है। याद रखना है, मरूज़ी आई हुई है कि बाइंग एंड सेलिंग का डिफ़रेंस क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा भला? रिटर्न कहलाएगा, रिटर्न। उसके बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की कुछ फिक्स नंबर और तादाद होती है, बताए होते हैं 5, 6, 3 जो है वो डिविडेंड है, ठीक है? कितने सालों के लिए है, 4 सालों के लिए, 5 सालों के, सारा कुछ बताया होता है, ख़ास पीरियड बताया होता है आप लोगों को। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया जाता है कि आप लोगों को ना एक ख़ास मार्केट प्राइस दे दी जाती है, जगह पे वी की जगह पे आपने पी लगाना होता है ना, सारे फार्मूले जो चौथे मॉड्यूल में थे ना, उनकी जगह पे आपने वी वाली जगह पे पी लगा देना है, और उन सारे फार्मूलों को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि आपका आर लेफ्ट साइड पे आ जाए अब, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो दाईं तरफ रहें, उनके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते जाओगे आप लोग तो आप निकाल लोगे। तो जब हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ करोगे वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप मुख्तलिफ तरह की ना परसेंटेज अमाउंट मालूम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। अगर मार्केट प्राइस आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ₹15 आप ऐड करके फिर आप जो है ना वो मालूम कर रहे थे ना आर की अमाउंट कॉस्ट यानी, तो उस उधर वो स्टेज जहाँ पे आपका जो है वो डिस्काउंटेड डिविडेंड फॉर होल्डिंग पीरियड जो है ना वो आपका आ रहा होता है ना, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में ये हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है कि मुख्तलिफ तरह की आप आर की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे और आपका जवाब जो है वो आता जाएगा, ठीक है? तो जो आपका रिक्वायर्ड रेट होगा, जहाँ पे आपने पता होगा कि मैंने इतने परसेंट उस कंपनी को देना था, जो मेरा डिविडेंड था या मैंने इंटरेस्ट देना था, तो वो आपका जो है वो एग्ज़ैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता देगा, ठीक है?
तो उसके बाद इसके मिसाल के तौर पे मैं 5% पे पहले वो फार्मूला लगा के देखूँगा, फिर 10% पे, 4 पे, 5 पे, जो भी मेरा रिक्वायर्ड कंपनी ने जितने मुझसे कहा हुआ है ना कि मैंने 15% आपसे लेना है, तो मैं 15% जहाँ पे मेरा आ गया, वहीं पे मैं रुक जाऊँगा और मैं कहूँगा कि इस मार्केट करंट प्राइस के ऊपर इतने परसेंट ये मैं कॉस्ट दूँगा या मैं अर्न करूँगा, तो जाके मैं इस काबिल होऊँगा कि मैं डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकूँ। डिस्काउंटेड डिविडेंड फॉर द होल्डिंग पीरियड। अब एक होल्डिंग पीरियड के लिए अगर आप लोगों ने डिस्काउंटिंग पीरियड मालूम करना है तो वो सिंपल सी बात है। आप लोगों को ना होल्डिंग पीरियड ये होता है कि आप लोगों को बताया होता है कि लास्ट ईयर के अंदर ना ₹250 का डिविडेंड दिया है, ठीक है? और वो जो साल था ना वो था फॉर एग्ज़ाम्पल चौथा, ठीक है? और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट ₹3 पड़ा था। तो सिंपल जो आपका प्रेज़ेंट वैल्यू वाला फ़ॉर्मूला होता है ना, वो आप लगा लोगे, ठीक है? और उसके ज़रिए आप जो है वो निकाल लोगे। ये उधर भी दिया हुआ है, चौथे मॉड्यूल के आखिर में ना मेरी स्लाइड में मैंने ऐड किया है। सर ने ये बात नहीं बताई हुई थी। सिर्फ़ वीडियो लेक्चर में बताई है, स्लाइड में उन्होंने ये वाला टॉपिक ऐड ही नहीं किया था चौथे मॉड्यूल में। तो मेरी स्लाइड आप चौथे मॉड्यूल की देख लेना अच्छे से। चौथा मॉड्यूल जिसने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया बच्चों, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, सारे का सारा वही है। उसके बाद डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड प्राइस है एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, कि ये जो डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड प्राइस होती है ना आपकी, वो आप आखिरी साल के एंड पे भी निकाल लेते हो होल्डिंग पीरियड के। तो इस तरह से जो भी आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस आती है वो दरअसल आपका बता रही होती है कि कितने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपने कॉस्ट जो है वो पे करनी है। उसके बाद आ गया जी अब बॉन्ड्स। हमने पूरी की पूरी अब ऊपर वाली जो यहाँ तक डिस्कशन की है ना, वो इक्विटी जो थे ना हमारी इक्विटी, यानी उसके अंदर कॉमन शेयर थे, प्रेफर्ड शेयर होल्डर थे ना, उनकी कॉस्ट यानी उनका जो डिविडेंड था ना उसके ऊपर जो कॉस्ट देनी थी वो मालूम की है। अब हम आ जाते हैं जी कॉस्ट ऑफ डेट, यानी दूसरा जो स्टेज था हमारा, यानी दूसरा फाइनेंसिंग सोर्स था एक्सटर्नल, यानी डेट था, उसकी हमने कॉस्ट मालूम करनी है। तो उसके अंदर 3 तरह के बॉन्ड्स हमने देखे थे पहले भी चौथे मॉड्यूल में, कि बॉन्ड्स क्या होते हैं जी, इनको हम पब्लिक बॉन्ड भी कह सकते हैं और प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं, और कुछ लोन वगैरह की सूरत में भी हमारे पास जो है वो पैसा आ रहा होता है, और कुछ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। ये पता नहीं अमरूज़ी आ सकती है। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो है ना, वो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स वर्सेस लोन क्या होता है? देखो जी, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स और लोन के ऊपर ना इंटरेस्ट लगता है, ठीक है? लोन ये होता है कि आपने उधार ले लिया किसी से, बॉन्ड ये होता है कि आपने मुख्तलिफ तरह के ना वो जो बॉन्ड्स ले लेते हो आप, उन बॉन्ड्स के ऊपर आपको एक ख़ास मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर आपको जो है वो मुनाफ़े की सूरत में या कैपिटल गेन की सूरत में पैसे वगैरह मिल रहे होते हैं, ठीक है? कॉस्ट एंड बॉन्ड की रेटिंग होती है ख़ास, जब एक बात हमेशा याद रखना, कॉस्ट और बॉन्ड का जब रिस्क कम होगा ना, रिस्क उसके अंदर बिल्कुल कम होगा तो उसकी प्राइस बहुत होगी, ठीक है ना? अब रिस्क कम होने से मुराद ये है कि अगर मुझे एक बॉन्ड ₹10 देना है ना, तो उसकी 100% में से कम 90% अगर उसका रिस्क है ही नहीं, 90% उसके अंदर रिस्क, तो पक्की श्योरिटी है कि उसने मुझे ₹10 देना है, तो इससे श्योरिटी के बढ़ जाने से उसकी कीमत जो है वो, रेटिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और अगर उसकी सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस बहुत कम होगी, क्योंकि हो सकता है वो मिले ही ना आपको, रिस्क ही इतना है, कोई चांस नहीं होता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस तरह से रिस्क के बढ़ जाने से आपका बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, रिस्क के कम हो जाने से आपके बॉन्ड की प्राइस रेटिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके बाद देख लो बच्चों कि टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के होते हैं। नो मैच्योरिटी बॉन्ड होता है, जिसकी कोई मैच्योरिटी जो है ना वो मतलब पीरियड नहीं होता, ठीक है? हमेशा-हमेशा के लिए चलता रहता है। इसको परपेचुअल बॉन्ड भी हम कहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ़ एक इंटरेस्ट जो है ना, वो आप लोगों को मिल रहा होता है और हमेशा-हमेशा के लिए चलता रहता है, और इसका जो परपेचुइटी वाला फ़ॉर्मूला होता है ना, वही हम लगाते हैं। उसके बाद है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इसके अंदर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू तो होती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, लेकिन आपको ना इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो नहीं दिया होता, ठीक है? और यहाँ पे भी फार्मूला आप सिंपल जो है ना वो पीवी इज़ इक्वल टू एफवी बटा 1+आर था ना, यहाँ पे हम एफवी फ्यूचर वैल्यू की जगह पे हम उसकी वो मैच्योरिटी वैल्यू लगा लेंगे जो हमें उसके मैच्योर होने पे मिलेगी। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई नहीं होता। एक बॉन्ड जो ₹1000 का है ना मार्केट में, वही आपको 700 में इशू कर दिया जाता है, और आखिर में जाके उसकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपको एक तो ये ₹300 जो अब इजाफ़ी होंगे ना, जो 1000 वाला था 700 का मिल गया तो आपको फ़ायदा हुआ। अगर आप उसको 300 का ये फ़ायदा हो गया, और अगर आपको जब वो सेल करोगे आप आखिर में जाके, जो यूँ कह लो कि जब वो मैच्योर हो जाएगा अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पे, उस वक़्त आपको वो ₹300 जो इज़ाफ़ी के तौर पे आपको 1000 लौटा दिया जाएगा, 700 की बजाय आज जो 700 दोगे, और 3 साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आपको मिल जाएगा, तो 300 का आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट रेट का कोई सीन नहीं होता, ठीक है? जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है, बस इसकी यही होती है कि मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर आपको वो प्रॉफ़िट की सूरत में अपनी अमाउंट जो है वो वापस कर देता है, ठीक है? तो इसके बाद कूपन बॉन्ड होता है। कूपन बॉन्ड ऐसा होता है जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी होती है, तो इसका मतलब वो हमने मैच्योरिटी वैल्यू अलहदा से मालूम करनी है, और उसका एक ख़ास
इंटरेस्ट भी होता है, तो इसके मतलब है इंटरेस्ट रेट अलग हम लोगों ने चौथे मॉड्यूल में भी यही चीज़ें देखी थी कि जो कूपन बॉन्ड है उसके दो फार्मूले थे, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए अलग, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए अलग। जो कूपन बॉन्ड था उसका सिर्फ एक ही फार्मूला था, जो था मैच्योरिटी वैल्यू वाला फार्मूला, और जो नो मैच्योरिटी बॉन्ड था उसको परपेचुअल बॉन्ड भी कहा गया था। और इस परपेचुअल बॉन्ड जो है उसको हमने क्या कहा था भला, नो मैच्योरिटी वाला बॉन्ड जो था इसको हमने बच्चों हमने कहा था कि इसका जो फार्मूला होता है वो वही होता है जो हमारा फिक्स्ड जो प्रीफर्ड स्टॉक का जो वैल्यू मालूम करने का था वो, या हम कह देते हैं नो ग्रोथ ऑफ कॉमन शेयर होल्डर का जो था वो और मैच्योरिटी वैल्यू वाला सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा के लिए चलते हैं और फिक्स अमाउंट जो है ना वो दे रहे होते हैं, इसलिए इसका फार्मूला भी वही होगा कि जिसको हमने कहा था v इज इक्वल टू आई ओवर आर। अब यहाँ पे हम v की जगह पे हम कह देंगे कि r इज इक्वल टू आई ओवर पी। हम ये मैंने पहले भी कहा है कि हमने इसके अंदर पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर वी की जगह पे पी यानी मार्केट प्राइस को लेके चलना है, और आर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको लेफ्ट साइड पे लेके और उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है इक्वेशन की। तो इस तरह से ये चलता हुआ जाएगा। तो अब वो जो आखिर वाला था ना मैंने बताया था, इन सारे को अंदर दो ही चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं, एक इंटरेस्ट को आप देख रहे होते हो और एक मैच्योरिटी वैल्यू को। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बॉन्ड हम चेक कर लेते हैं जीरो कूपन बॉन्ड की। तो जीरो कूपन बॉन्ड ये होता है जिसके अंदर कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलती होती, ठीक है। हाँ, उसकी आप जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है ना उसकी आज की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना वो आप मालूम कर लेते हो, और उसका जो फार्मूला है ना वो बराबर होता है वी इज इक्वल टू एम बी ओवर वन प्लस आर की पावर एन, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट करोगे, पहले भी बता चुका हूँ कि v की जगह पे आप लगा लोगे p, तो यहाँ पे जो एम वी था वो जो ज़रब हो रहा था वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा p ओवर v, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो जो वन ओवर प्लस वन प्लस आर की पावर एन होगा ना बटे के अंदर, ये जो चीज़ यहाँ पे क्या हो रही होगी, ज़रब हो रही होगी, वो वहाँ पे आके तकसीम हो जाएगी। तो इस तरह से वो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट पहले बता चुका हूँ, उस तरह से आप लोगों ने करके ये आर इज इक्वल टू पी ओवर एम वी की पावर। अब ये देखो कि जब पी ओवर एम वी होगा ना, पी ओवर एम वी होगा तो वो इसी तरह आ जाएगा, और जो बटे के अंदर चीज़ होगी उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जब चीज़ों को रिटर्न किया जाता है ना आपस में, नीचे वाली चीज़ें जो ब्रैकेट में होती हैं उनको जब आप ऊपर वाली चीज़ को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करोगे तो आपकी जो पावर होती है वो भी बटे, ऊपर है तो सिंपल है तो वो बटे में चली जाएगी, ठीक है। और नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो मतलब कि, मतलब ये है कि वन ओवर वन प्लस आर की पावर एन था ना, तो वो पावर जब हम खत्म करते हैं तो ये ऊपर वाला ही देख लो यार, वी इज इक्वल टू एम वी इंटू वन प्लस आर की पावर माइनस एन है ना, तो माइनस एन से मुराद क्या है यहाँ पे कि वो चीज़ बटे में है। यानी कि अगर इस फार्मूले को मैं यूँ भी लिखूँ ना, वी इज इक्वल टू एम वी बटा वन प्लस आर की पावर, फिर मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख दूंगा, बटे में लेके जाऊँगा, अगर बटा खत्म करूँगा तो पावर माइनस हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं, बस इनकी एडजस्टमेंट इस तरह से कर लो, और बाकी जो है ना आपका पूरे का पूरा फार्मूला इसी तरह होगा। तो आर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपकी, आपको प्राइस ऑफ मार्केट भी दी होगी, करंट मार्केट प्राइस दी होगी, मैच्योरिटी वैल्यू दी होगी, नंबर ऑफ ईयर दिए होंगे, और उसको आप कहा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ जीरो की बॉन्ड मालूम करो, तो आर का फार्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद परपेचुअल बॉन्ड या नो मैच्योरिटी वाला जो बॉन्ड होता है ना उसकी क्या होती है, उसकी इंस्टॉलमेंट होती है लेकिन कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, हमेशा के लिए चलता रहता है। तो हम इसके लिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू आई ओवर आर। तो यहाँ पे हमने कहा था कि हम वी की जगह पे पी को कंसिडर करेंगे, और आर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड होल्डर का हमसे वो लेना चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आर से मुराद क्या है, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी होगी आपको, करंट मार्केट प्राइस भी दी होगी, और कहा जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए चलता हुआ जा रहा है ये अमाउंट, तो इसकी बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। तो आर की अमाउंट जो भी आप निकालोगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगी, परपेचुअल बॉन्ड आ जाएगी। उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ कीपोन बॉन्ड। कीपोन बॉन्ड के अंदर भी वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे, मुख्तलिफ तरह के आप लोग रेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। उसकी डिस्काउंट करोगे, इंस्टॉलमेंट को भी अलग से और मैच्योरिटी वैल्यू को भी, जिसका मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करोगे आप, इंस्टॉलमेंट की भी और मैच्योरिटी वैल्यू की भी अलग-अलग, जैसे हमने चौथे मॉड्यूल में की थी, ठीक है ना। तो वो देख लो, ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देख लो कि इसके दो फार्मूले होते हैं इसके, एक होता है आपका आपके पास फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू मालूम करने के लिए, और एक होता है इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने पी वी की जगह पे हमने वी को एडजस्ट कर देना, जैसे मैंने पहले करके दिखाया पहले वाला सीन। तो देखो मैंने वहाँ पे पी की जगह पे वी लगा दिया, एफ वी की जगह पे एम वी लगा दिया, और बाकी उसको एडजस्टमेंट किया, तो यहाँ पे ये वाला नीचे वाला फार्मूला बन गया। अब नीचे वाले को भी इसी तरह आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, और आर के लिए नीचे वाले को मतलब कर लेना सेट, और उसको फिर वो बना के पेपर के ऊपर तस्वीर मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में करनी है। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 03458375। ये मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों ने फिर मुझे तंग करना शुरू कर देना है। तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है ना वो मेरी तकरीबन जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन है ना उसमें दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी सवाल है वो बच्चों पूछ सकते हो।
उसके बाद हमारे पास जो है ना डिस्काउंटेड मैच्योरिटी वैल्यू दी होती है, ठीक है, उसको हमने मालूम करना होता है। उसके बाद जो है वो अब हम आ जाते हैं जी बॉन्ड यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है कि ये बॉन्ड का मैच्योर हो जाना, यानी बॉन्ड की पैदावार जो हमने उसने उसने हमें देनी है। तो बॉन्ड यील्ड से मुराद है रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर ऑन करंट मार्केट प्राइस, के जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बॉन्ड ने, अब पहले तो हमने सारे का सारा देखा है ना, वो सारी बॉन्ड की बात की है ना। अब बॉन्ड से मुराद बॉन्ड है, यील्ड से मुराद पैदावार या उसकी कह लो कि मैच्योरिटी, यानी रिटर्न, यील्ड से मुराद है रिटर्न, यानी उसका जो मुआवजा है वो क्या मिलेगा। तो बॉन्ड के मुआवजे से मुराद पता क्या है कि बॉन्ड की क्या है भला, रिटर्न क्या है ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का ऑन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बॉन्ड ने हमें जो रिटर्न देना है ना, जो हमने हमें उसने फ़ायदा देना है, वो हमारा बॉन्ड यील्ड कहलाता है, ठीक है। अब बॉन्ड टू यील्ड टू मैच्योरिटी से क्या मुराद है, यानी पैदावार जो मैच्योर होने पे मिलेगी। तो उस वक्त मैच्योर होने पे मिलने से क्या मुराद है कि बच्चों देखो वो इंटरेस्ट तो ले रहा होता है ना पहले, जब वो मैच्योर नहीं हुआ होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आज 2013 के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड लिया, वो 2015 के अंदर मैच्योर होगा, तो 2013 से 15 तक तो मैं ये इंटरेस्ट तो लेता रहूँगा ना, ठीक है, मिलता रहेगा। लेकिन जब 2013 के बाद मुझे 2014 में मैं उस बॉन्ड को या मैं सेल करूँगा, उस वक्त उसकी करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल अब मैंने 2013 में मैंने लिया था वो 100 रुपये का, और अब वो 150 का जा रहा है, सही है, सेल हो रहा है। तो इस तरह वो मुझे 150 के ऊपर वाले 50 रुपये जो है ना, वो मुझे कैपिटल गेन हासिल हुआ है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी से मुराद ये है कि इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहा और एंड पे जाके आपको जो कैपिटल गेन है ना वो भी हासिल हो गया। तो रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन, पूरे का दोनों का मजमूआ जो होगा ना इंटरेस्ट और कैपिटल गेन का, वो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूला क्या होता है जी यील्ड टू मैच्योरिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सी से मुराद है इंटरेस्ट रेट, क्या है इंटरेस्ट रेट, और एफ वी से मुराद है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि आपकी जो जो बॉन्ड है ना उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। और पीवी से मुराद है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट वैल्यू, और टी से मुराद है नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं। और मैंने ये आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में उस दिन फार्मूला मरूजी आई हुई है इसकी एक, वो समझाया भी था कैसे मालूम किया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफ वी से मुराद क्या है, फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट होती है, पी वी से मुराद क्या होता है प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस, और टी से मुराद है नंबर ऑफ़ ईयर्स या टाइम पीरियड आप कह लो इसको, और सी से मुराद है जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो, और नीचे वाला भी वही चीज़ें, और डिवाइड दो करना होता है, एफ वी माइनस पी वी बटा टी, उसको ऐड करोगे आप सी के साथ जो दिया होगे, और बटे में आप लोग जो है वो एफ वी प्लस पी वी करके दोनों को और उसको दो पे तकसीम कर दोगे, तो आपके पास जो है जवाब आएगा वो यील्ड टू मेच्योरिटी जो वैल्यू है वो 18.53 है, ठीक है। यानी इतना जो है ना उसको मेच्योरिटी वैल्यू के ऊपर जाके अपना जो है वो हासिल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देख लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपम, तो ये कैपम का फार्मूला हमने रिस्क एंड रिटर्न वाले फार्मूले में भी पढ़ा था, और भी बहुत सारी जगहों पे हम ये फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं बच्चों। तो इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, दरअसल हमने कहा है वो जो आर ई जो हम मालूम कर रहे थे, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने मालूम करना होता है, तो रिटर्न जो इक्विटी होता है ना, या ये रिटर्न ऑन जो आपका रिटर्न होता है, दरअसल वो हमारे लिए क्या होता है, जो उनका रिटर्न होता है डिविडेंड जो हम दे रहे होते हैं, वो हमारे लिए कॉस्ट होता है, मैंने यही बात की है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो दरअसल हमें हमारे लिए कॉस्ट है। तो अगर हम इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हम कैपम मॉडल भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है आर एफ प्लस इंटू बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ के, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्क फ्री रेट होता है यानी आर एफ, मार्केट रेट होता है आर एम, रिस्क प्रीमियम होता है जो कि डिफरेंस होता है आर एम माइनस आर एफ का, और बीटा होता है जो कि एक इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला देख लो, आर ई यानी ये आर ई से मुराद क्या है यहाँ पे बच्चों, ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी से मुराद दरअसल कॉस्ट है, यानी कि वो जो इक्विटी के ऊपर हमने रिटर्न देना है ना डिविडेंड होल्डर को, ठीक है, वो दरअसल हमारे लिए तो कॉस्ट है ना। तो अगर हमने ये मालूम कर ली, इसका मतलब हमने कॉस्ट मालूम कर ली, तो आर एफ प्लस बीटा ज़रब इंटू आर एम माइनस आर एम, ये वाला पोर्शन है रिस्क प्रीमियम कहलाता है। ये इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क है, इन सिस्टमेटिक नहीं है, ये इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क है, और ये हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रिक्वायर्ड ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, वो कोई ना कोई आपको ज़रूर पड़ेगी, चाहे आपका ये रिस्क प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, चाहे बीटा भी ज़ीरो हो जाए, तो ये सारी अमाउंट आगे वाली ज़ीरो भी हो जाए, तब भी आपको रिक्वायर रेट ऑफ ये इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट है ना, वो कम से कम आपको आर एफ के बराबर तो ज़रूर पड़ने वाली है। तो ये याद रखना है, ठीक है, यानी कम से कम है। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या होती है, ये होती है कि आपकी वैल्यू जो है ना वो कितनी बड़ी है,
जो आपकी इकोनॉमी है ना उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, उस चीज़ का नाम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। ठीक, और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला फार्मूला और ये वाली टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है कि आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो कि मेरी जो कंपनी है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, उसमें से आप लेस यानी माइनस कर देते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल आई है ना, यानी कि आपने डेट का भी सारा इंटरेस्ट दे दिया, आपने जो आपके जो शेयर होल्डर थे उनका भी आपने डिविडेंड पे कर दिया, 3 रुपये वो कर दिया फॉर एग्जांपल, और 3 रुपये वो 6 रुपये कर दिया, टोटल प्रॉफिट आपका 10 था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देख लो कि 3 - 10 करोगे आप लोग तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, 10 - 3 करोगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बताएगी कि वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्या मसला है। अगर वो पॉजिटिव आ रही है, बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आप लोग पॉजिटिव पॉइंट पे खड़े हो। अगर वो बिल्कुल ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब है आप ना प्रॉफिट में खड़े हो ना ही मुनाफे में खड़े हो। अगर लेस देन आ रही है तो फिर आप कॉस्ट पे खड़े हो, आपको नुकसान हुआ है। तो ईवीए से मुराद है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो व्हाट इज़ ईवीए इज़ नेगेटिव आर पॉजिटिव। इससे क्या मुराद है कि कैन इट बी ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो हो सकती है। जी हाँ, ये ज़ीरो हो सकती है। अगर तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में नहीं जा रहे। अगर ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि आपका वो जो पूरे का पूरा ईवीए था, उससे आपको इकोनॉमिक जो कॉस्ट थी, वो बढ़ गई है। इससे क्या मुराद हुआ, कॉस्ट बढ़ गई है, आपका प्रॉफ़िट कम है तो आप नेगेटिव में जाओगे। अगर आपकी कॉस्ट कम है और आपकी जो प्रॉफ़िट ज़्यादा है, तो फिर आप पॉज़िटिव जाओगे। अगर आपकी कॉस्ट और इक्विटी बिल्कुल बराबर आ गए हैं, तो फिर आप ज़ीरो पे खड़े होंगे। ठीक है, तो ये मालूम करने का फ़ार्मूला क्या होता है, ईवीए यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बराबर होती है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स माइनस इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल ज़रबे वैक होता है। तो इन्वेस्टेड कैपिटल से मुराद है कि वो जो आपने पैसा फाइनेंस किया था एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसकी टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल 80,000 थी जो हमने पहले एग्जांपल में देखी है। तो 80,000 ज़रबे उसके ऊपर जो हमने वैक निकाला था ना, वो था 23 इशारिया कुछ फॉर एग्जांपल, या 28 इशारिया कुछ, या 18,275 था। तो उसको ज़रब दे लोगे आपस में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग परसेंटेज को सिंपल वर्ड में, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फिर उसमें से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NOPAT, उसमें से आपने यानी कि टैक्स वगैरह देने के बाद जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास रह रहा होगा, उसमें से आप ये वाली अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपके पास ईवीए यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था मॉड्यूल नंबर आपका 10वां, और इसके बाद हम इंशाल्लाह करने वाले हैं 11वां, और 12वां भी आ जाएगा, और पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो फाइनल टर्म सिलेबस की आप लोगों की आप मेरे चैनल पे जो है वो वर्चुअल आउटरोज़ के नाम से है, वहाँ पे ऐड हो जाएगी, आप लोगों ने वहाँ पे देख लेनी है अच्छे से। मैं इंशाल्लाह इसके बारे में जो है ना वो अभी ये पूरे करके आपकी पूरी से लेक्चर सीरीज़ फिर मैं करवाऊँगा एमसीक्यूज़ के, एक-एक वीडियो एक-एक बार आ जाएगी। ठीक है? एमसीक्यूज़ की आ जाएगी, उसके बाद फिर आ जाएगी आप लोगों की सीरीज़ जो है वो सारों की आएगी। एक नोट्स के ऊपर मैं रीड करके फिर वो नोट्स पढ़ा दूँगा, उसके लेक्चर बना दूँगा। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ये सारी का सारी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से समझ के इसको तैयार कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।